Hello, my dear student. Hello, everyone. I am back here. I am back here to start with a new topic. I hope so. You all had beautifully start to your day, and so far to the class we will begin which the explanation of conservation of charge. So let us go. What is conservation of charge? Conservation of charge. पहले क्वांटिटी के बारे में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कंजर्वेशन के पास पहुंच जाएंगे हम लोग। तो क्वांटिटी क्या है, तो कल इसमें बहुत सारा टॉपिक को क्लियर किया था और क्वांटिटी के बारे में बता रहा था कल पिछला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 8 में। तो क्वांटिटी क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को क्या करता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, संख्या के रूप में बदल देता है। जैसे ये टेबल का हो गया संख्या, आयु का संख्या, फैन का संख्या, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत इसमें भौतिक के नियमों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक के नियमों को, भौतिक के नियम गुण सब को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप थे, दो टाइप थे। फर्स्ट वाला क्या था, स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वाला क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैंने बहुत चीज़ बताया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। आई मीन बोले तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंक्लूड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर थे। और इसका उसमें क्या होता है कि मतलब डायरेक्शन के वजह से थीटा थीटा क्या करता है, थीटा जो है मतलब थीटा जो है हमारा, जैसे कि ये डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इस चीज को क्या करता है, डायरेक्शन जो है प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो जो डायरेक्शन है मेरा किस दिशा में जा रहा है, तो उस चीज को क्या करता है, थीटा जो है, थीटा का वैल्यू कैसे आ जाता है, और भी वेक्टर में ही आता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में कोई थीटा का वैल्यू 0, 180 डिग्री, 90 डिग्री और जो भी है, थीटा का जो भी वैल्यू होता है वो स्केलर क्वांटिटी में नहीं आता है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब तक डायरेक्शन का निर्माण नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को कह नहीं सकते हैं कि मेरा थीटा का मान ये है वो है। ठीक है, तो पहले वेक्टर में क्या था, वेक्टर का डायरेक्शन बताता था। वेक्टर में सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन रहेगा तो 0 डिग्री पर सेम डायरेक्शन होता है। डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो क्या बताएंगे वेक्टर में, तब 180 डिग्री पे वो डिफरेंट डायरेक्शन का निर्माण करता है, तो मतलब बताता है उस चीज़ को। ठीक है, तो उसका क्या निकालते थे हम, वेक्टर का परिमाण निकालते थे, सदिशों का मान निकालते थे। परिमाण का मतलब वेक्टर का, परिमाण का मतलब वेक्टर का मान। ठीक है, और 90 डिग्री का जब होता है तो 90 डिग्री का जब होता है तो क्या बोलते हैं, उसका भी क्या निकालते हैं, उसका भी वो परपेंडिकुलर हो जाता है। एक एक जो है सदिश अपर की ओर हो जाता है और एक अर्थ से रिलेटेड होता है, मतलब सट जाता है। उस टाइम क्या होता है, वो परपेंडिकुलर को दर्शाता है। एक ऐसा सदिश जो इस प्रकार से हो जाता है, देखिए इस। और कल मैंने इस चीज को, सॉरी ये वाला नहीं है, मैंने कहा डायग्राम है, देखो यहाँ पे बनाए थे। ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो है कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, तो एक एक जो है, मान लीजिए एक जो मेरा अंक हो गया 5 न्यूटन जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक जो है 6 न्यूटन जो अपर की ओर जा रहा है, पर बट इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तब तब उस सदिश का उस वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अनदर अगर कोई भी अनदर थीटा रहेगा तो 30, 35, 40 जो भी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। जो यहाँ पे थीटा का मान रख के और ए डायरेक्शन का मान रख के टोटल परिमाण निकालते हैं। ये जितना है ये वेक्टर का नियम है। ठीक है, थीटा बराबर जब 0 होता है तो क्या होता है, आर ए प्लस बी होता है। थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो आर आर का मतलब परिमाण, मतलब ए माइनस बी। तो जितना दिया रहेगा, जैसे एक दिया 10 न्यूटन और दूसरा दिया है 8 न्यूटन, तो माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 2 न्यूटन।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सदिश का वेक्टर का परिमाण हो जाएगा, ठीक है। ये जब ये हो गया आपका थीटा, यही है 90 डिग्री वाला, एक जा रहा है इधर, ठीक है, और एक क्या है ऊपर की ओर, और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे लंब है, और उसमें क्या होगा उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का मतलब हो गया, सबसे पहले क्या होता है वेक्टर किसको बोलते हैं, फिर से क्लियर कर लीजिए, फिर से क्लियर कर लिया जाए। जो वेक्टर जो है हमारा, इसमें क्या होता है सदिश, मतलब वैसा सदिश जिसमें परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब उस सदिश को मान निकालते हैं, परिमाण का मतलब उस दिशा का मान निकालते हैं, जिसमें उस उसके अंदर जो दिशा दिया रहता है उस दिशा का हम मान निकालते हैं, ठीक है। उस दिशा का हम क्या करते हैं परिमाण के द्वारा और आर के द्वारा हम उस दिशा को क्या करते हैं निरूपित करते हैं, दिखाते हैं और निकाल देते हैं, मान निकालते हैं। ये हो गया। और इसमें क्या होता है, जैसे कि दिशा का मतलब कैसे, जैसे एक मेरा क्या मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में क्या, जैसे कि इसमें क्या है द्रव्यमान है, ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और उसी तरीका से अगर हम बोल देते हैं कि एक वस्तु है और एक डायरेक्शन मतलब नॉर्थ की ओर जा रहा है, मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है, दिखाया गया है उस चीज को तो सही है, और नहीं दिखाया गया है तो परफेक्ट नहीं है, वो स्केलर में चला जाएगा फिर। तो ऐसे क्वेश्चन देता है कि जैसे कि कोई 5 न्यूटन है, कोई 6 न्यूटन है, और डायरेक्शन इधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, या तो वेस्ट की ओर जा रहा है, या तो नॉर्थ की ओर जा रहा है, या तो साउथ की ओर जा रहा है। डायरेक्शन बता देगा तो हम पकड़ लेंगे कैसे, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा बराबर 0, ठीक है। डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा तो थीटा बराबर 180, परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा बराबर क्या होता है 90, और थीटा अगर अनदर रहेगा तो जैसे कि 30 35 40, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये वाला लगाते हैं, ये वाला। और स्केलर क्वांटिटी में कुछ वैसा नहीं होता है कोई ये सब, मतलब कि स्केलर में क्या था सेम, कल मैंने बताया था सेम चीज होता है, इसके सेम चीज का मतलब उसमें क्या होता है उसको आर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आर से कोई प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको दिखाते नहीं है, ठीक है, ना ही उसके लिए थीटा कोई लगता है। एक स्केलर क्वांटिटी के लिए, अदिश राशि के लिए, ये जो अदिश राशि होता है, जो अदिश राशि होता है मेरा क्या होता है इसको हम थीटा से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। जब डायरेक्शन ही नहीं होगा तो उस चीज को कैसे हम बताएंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे मास है, टाइम है, या तापमान है, ये सब क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसमें जब डायरेक्शन नहीं है तो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कौन सा क्वांटिटी का मतलब कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि का नियम क्या कहता है, अदिश राशि का नियम, इसको साधारण योगफल के नियम से और चिन्ह के साथ क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है, चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। जैसे कोई एक वस्तु में, जैसे एक मेरा वस्तु हो गया, ये मेरा क्या एक वस्तु हो गया, और इसमें आवेश दिया है जैसे Q1 Q2, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से Q3 Q4 इस तरीके से दिया है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये चार्ज जो है क्या करते हैं, ये टोटल चार्ज को क्या करता है माइनस में प्रेजेंट कराता है। कौन, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि जो है इस सब को क्या करेगा, इन चारों को चिन्ह के रूप में दिखाएगा। एक वस्तु के अंदर इतने सारे आवेश है, ठीक है, तो क्या होगा प्लस Q1, ठीक है, माइनस Q2, ठीक है, और यहाँ हो गया Q3 Q4। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा मेरा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रेजेंट कराना है किसमें, चिन्ह के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस होगा, और एक माइनस होगा तो दूसरा वाला प्लस होगा। तो इसमें एक माइनस हो गया तो एक दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस और दूसरा वाला प्लस, और टोटल मिलके क्या बन जाता है, टोटल चार्ज क्या करता है, तो टोटल चार्ज इक्वल करके 0 कर देता है। ये किसके लिए, अदिश राशि के लिए। अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें, जिसको मतलब क्या होता है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिक होता है, मतलब परिमाण होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है किसी वस्तु में, ये जो मैं, और ये एक और बात है जो है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं
ना ही मतलब क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये जो आवेश है, आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ये जो है क्या होता है, तो प्राकृतिक के द्वारा आवेश का संचालन होता है, ठीक है। तो इसको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। वो वस्तु में पहले से ही क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है, मौजूद होता है। तो वो क्या करता है, स्केलर क्वांटिटी टोटल चार्ज को क्या करता है, जीरो करता है, जीरो कर देता है, टोटल चार्ज जीरो कर देता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अगर किसी वस्तु में माइनस चार्ज है तो उसमें प्लस चार्ज का होना जरूरी है, और किसी में माइनस है और किसी में प्लस है तो उसमें माइनस होना जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है कि टोटल चार्ज को क्या करेगा, किसी भी वस्तु के अंदर टोटल चार्ज क्या होते हैं, शून्य कर देते हैं। इस चीज को करने के लिए, मतलब टोटल चार्ज जब शून्य कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, टोटल शून्य बना लेते हैं। टोटल चीज को इसमें कोई आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल अपने से ही क्या कर लेंगे, स्केलर स्केलर क्वांटिटी शून्य कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं, आवेश का योज्यता नियम। इसी चीज को बोलते हैं आवेश का योगात्मक नियम। आवेश का योगात्मक नियम किसको बोलते हैं, जिस आवेश एक अदिश राशि है, फर्स्ट नंबर मेन पॉइंट, और इसको साधारण योगफल के नियम से क्या करते हैं, जोड़ते हैं और चिन्ह के साथ, ठीक है। तो साधारण योगफल के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे कि माइनस Q1 हो गया, प्लस Q2 हो गया, फिर से Q3 हो गया, टोटल ये सब मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो कर लेता है, ठीक है, ये जीरो क्या होता है, कर लेता है। और जीरो करने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या चेंजिंग होगा, कोई चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। ये क्या है, नेचुरली है, खुद से होता है, ये काम खुद से होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। और वेक्टर में क्या बता रहे थे, वेक्टर में उसको प्रेजेंट करते हैं आर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन दिया रहता है तो थीटा का मान हमको पता चल जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में आर को क्या करते हैं, निकालते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कुल आवेश कुल चार्ज को जीरो दिखाते हैं, कुल चार्ज को जीरो दिखाते हैं, क्योंकि आवेश न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। और ये चीज का, ठीक है, ये जो ये जो चीज था आपको समझ में आ गया होगा। तो आर 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 किस में निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में। थीटा का मान किस में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। और स्केलर में क्या होता है, तो स्केलर में हम माइनस का चिन्ह करके, जैसे कोई वस्तु में कुछ दिया है Q1 Q2, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, शून्य बना लेते हैं। इसमें हो गया प्लस Q1 माइनस Q2, इसमें एक प्लस तो दूसरा वाला माइनस, ठीक है। और यह हो जाएगा क्या, टोटल जीरो हो जाएगा। और माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी क्या करता है, अपने आप को जीरो बना लेता है, किसी ना किसी रूप में ये जीरो बना लेता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो कल बता रहे थे आवेश का गुण। आवेश का गुण क्या होता है, फर्स्ट वाला आवेश का योज्यता नियम, सेकेंड वाला आवेश का संरक्षण नियम, और थर्ड वाला आवेश का क्वांटनीकरण नियम। तो आवेश का योज्यता नियम किसको बोलते हैं, इस नियम के अनुसार पहला नंबर, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, और इसे हम साधारण नियम से जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या होता है, इसका कुल आवेश में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है, कुल आवेश शून्य हो जाते हैं, तो उसको हम आवेश का योज्यता नियम कहते हैं, ठीक है। और जो ये सेकेंड वाला है, जो कॉन्सर्वेशन ऑफ चार्ज, जो एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड से रिलेटेड है, यही बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो कॉन्सर्वेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं, आवेश का संरक्षण नियम। इसका पहले मेन हेडिंग में ही लिखेंगे, ऊपर में ही लिखेंगे आवेश, क्या लिखेंगे, आवेश का संरक्षण नियम में। तो इस नियम को कौन दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का संरक्षण किया सबसे पहले, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद क्या करेंगे, आवेश न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, आवेश खुद ब खुद क्या होता है, ये जो है नेचर के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें कह नहीं सकते, कोई इंसान इसको उत्पन्न भी नहीं करा सकता है, ना ही कोई इंसान इसको नष्ट करा सकता है।
आवेश जो है खुद प्रक्रिया करता है, स्वयं प्रक्रिया करता है। ठीक है, ये हो गया। और आवेश का संरक्षण नियम में जैसे कि आवेश का संरक्षण नियम ये तो लिख दिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और और इसको क्या करते हैं, यह तो नष्ट होता है, या ये तो ना ही नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। 2 लाइन क्लियर हो गया। और थर्ड वाला में क्या लिखेंगे, ये जो है एक दूसरे में क्या करता है, स्थानांतरित कराता है, स्थानांतरित कराता है। मतलब कांच का छड़, सिल्क का कपड़ा अपने में स्थानांतरित करके, अपने में चार्ज स्थानांतरित करके क्या हो जाते हैं, टोटल चार्ज 0 हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण नियम। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कांच का छड़। कांच का छड़ क्या करता है, कांच का छड़ पहले अनावेशित होता है। क्या होता है, अनावेशित, मतलब कोई चार्ज नहीं मौजूद होता है। ठीक है। और सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, सिल्क का जो कपड़ा है और कांच का छड़ है, दोनों क्या होते हैं, अनावेशित होते हैं। अनावेशित का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है इसमें। और सिल्क का कपड़ा में क्या होता है, ये भी अनावेशित होते हैं। और ये दोनों को आपस में संपर्क में लाते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं। इन दोनों को आपस में रगड़ कराते हैं। रगड़ कराने से क्या होता है, कांच का छड़ जो है आवेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। आवेशित आवेशित होकर कैसा बन जाता है, तो धनावेशित बनता है। और दोनों को आपस में रगड़ा है, तो जब एक आवेशित बना तो ये भी तो आवेशित बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को प्रेजेंट करेगा, माइनस को दिखलाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है माइनस। ठीक है। और ये क्या करते हैं, आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेश का संरक्षण नियम कि इसमें से और इसमें चार्ज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे में अपने से ट्रांसफर करके टोटल चार्ज को क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। टोटल चार्ज को क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ये जो है काम स्वयं करते हैं चार्ज। किसी को मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई करता है। ठीक है, ये जो चार्ज है ट्रांसफर का काम ये खुद से करता है। हाँ, और ये जो काम है कांच का छड़ और सिल्क का कपड़ा, ये हम लोग करते हैं, रगड़ कराते हैं। ठीक है, रगड़ करेंगे तो क्या होगा, एक अनावेशित जो है वो क्या हो जाएगा, आवेशित होकर धन बन जाएगा। और ये भी अनावेशित है, और इसको भी ये क्या हो जाएगा, अनावेशित से आवेशित बनेगा। आवेशित से फिर क्या बनता है, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित से क्या बनता है, ये इन दोनों आपस में ही चार्ज को क्या करेंगे, आपस में ट्रांसफर कर लेंगे। बोले तो ये जो आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, बिल्कुल होता है। तो ये अपना चार्ज क्या करेंगे, आपस में ही ट्रांसफर करके टोटल चार्ज 0 बना लेंगे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण नियम। और आवेश का योज्यता नियम क्या बोलता है, आवेश का योज्यता नियम, आवेश एक अदिश राशि है और इसको साधारण योगफल के नियम से जोड़ते हैं और चिन्ह के साथ, और इसके कोई आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका भी टोटल चार्ज 0 होता है और इसका भी टोटल चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखवा देता हूँ आपको अच्छा से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कल बताऊंगा आवेश का क्वांटनीकरण नियम, जो थर्ड थर्ड पॉइंट है, उसमें बहुत सारा उससे उससे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए वो मेरे लिए वीवी पॉइंट है और आपके लिए भी वही मेन पॉइंट होगा, वीवीआई पॉइंट होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको लिखवा के। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं आवेश का योज्यता नियम। इसका डिफिनेशन है क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, इसे साधारण योगफल के नियम से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, साधारण योगफल के नियम से जोड़ते हैं और चिन्ह के साथ। ठीक है, चिन्ह के साथ। अगर किसी वस्तु में कितना भी चार्ज हो तो वो क्या करता है, स्वयं उस चार्ज को 0 बना लेता है। उस चार्ज को क्या करता है, खुद ब खुद 0 बना लेता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे किसी वस्तु में क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो ये आपस में ही क्या करेंगे, आपस में मेल मिलाप करके टोटल चार्ज 0 बना देते हैं और इस साधारण योगफल के नियम से जोड़ते हैं। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, आवेश का योज्यता नियम या तो आवेश का योगात्मक नियम। ये आवेश का फर्स्ट गुण है, ये जो है आवेश का फर्स्ट गुण है। सेकंड गुण क्या बोलता है, आवेश का संरक्षण नियम, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, इस नियम को कौन दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और आवेश न तो उत्पन्न होता है, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। ना ही आवेश को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक ऐसा चीज है जो
क्या होता है, आवेश क्या है, एक सेकेंड, आवेश क्या है मेरा, तो यूनिवर्सल लॉ है। इसको क्या बोलते हैं, आवेश जो है यूनिवर्सल लॉ, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ। ये हो गया इस नियम के क्या बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। और आवेश को न तो उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट करते हैं, एवं आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या होते हैं, स्थानांतरित करते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरित करके क्या होते हैं, आपस में ही शून्य कर लेते हैं। कांच का छड़ क्या हो जाता है, रगड़ करने के बाद माइनस बनता है, और कांच का छड़ प्लस होता है और शेल का कपड़ा माइनस हो जाता है। ये कैसे होता है, तो आपस में रगड़ कराने से। और ये माइनस वाला चार्ज प्लस में क्या होता है, एंटर करके क्या होता है, खुद ब खुद वो चार्ज को क्या करता है, शून्य बना देता है। और इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ का मतलब पूरे ये जो है पूरे ब्रह्मांड के द्वारा इस लॉ को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ये खुद ब खुद होता है, ऐसा होता है। आवेश एक ऐसा चीज है जो ना ही नष्ट करते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होपफुल, यू नेवर नो व्हाट दिस डे ब्रिंग। थैंक यू वेरी मच।